नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं हूं योगेश और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम ईशान है। एक साधारण सा लड़का जो बड़े सपने लेकर एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई जैसे शहर में आया था। ईशान का सपना था कामयाब बनना, अपने माँ बाप को खुश रखना और एक सुकून भरी जिंदगी जीना। लेकिन उसे क्या पता था कि ये शहर उसे सिर्फ मौके ही नहीं देगा, बल्कि एक ऐसी मोहब्बत से भी मिलवाएगा जो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगी। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, ये कहानी भरोसे, टूटे दिल, अधूरी मोहब्बत और उस खौफ की है जो तब पैदा होता है जब इंसान सबसे ज्यादा किसी से प्यार करता है। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो धीरे धीरे डर बन जाती है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम ईशान है और ये कहानी सुनने से पहले मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि इसे अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है। ये कहानी उस दर्द की है जो इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। ये कहानी मोहब्बत की है, लेकिन उस मोहब्बत की जो कभी पूरी नहीं हो पाती। वो मोहब्बत जो सीने में भारी पत्थर की तरह बैठ जाती है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और इंसान हंसते हुए भी अंदर से मरने लगता है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मेरी अपनी जिंदगी की कहानी है। मैं एक छोटे से गांव से आता हूं। वहां ना बड़ी बड़ी इमारतें हैं, न महंगी गाड़ियां और ना ही बड़े सपने देखने की आजादी। मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी गरीबी का एहसास नहीं होने दिया। साल था 2022, जब मुझे स्कॉलरशिप के जरिए मुंबई के विले पार्ले के एक बहुत नामी कॉलेज में एमबीए करने का मौका मिला। उस दिन मुझे लगा कि मेरी जिंदगी अब बदलने वाली है। मैंने खुद से वादा किया था कि अब मैं अपने माँ बाप को कभी रोने नहीं दूंगा। जब मैं पहली बार उस कॉलेज में पहुंचा तो मेरी आंखें खुली रह गईं। हर तरफ अमीरी थी, हर किसी के पास महंगी गाड़ियां थीं। कोई मर्सिडीज से आ रहा था, कोई बीएमडब्ल्यू से और कोई लैम्बोर्गिनी से। और मैं बस एक साधारण सा लड़का जिसके पास सिर्फ मेहनत थी। उस दिन मैंने महसूस किया कि यहां सब कुछ अलग है। यहां लोग सपनों में नहीं, पैसों में जीते हैं। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, मैं यहां अपनी जगह बनाऊंगा। पहले महीने में मैंने कुछ दोस्त बनाए। उन्हीं में से एक था रोशन। रोशन हमेशा मुझे समझाता था कि इन अमीर लोगों से दूरी रख, वो लोग हमें इस्तेमाल करके छोड़ देंगे। लेकिन उसी क्लास में एक लड़की थी जिसने मेरा ध्यान खींच लिया। उसका नाम था इनाया। वो बहुत तेज थी, हर सवाल का जवाब उसके पास होता था। पूरा क्लास उसकी तारीफ करता था और मैं बस चुपचाप उसे देखता रह जाता था। पहला सेमेस्टर खत्म हुआ, रिजल्ट का दिन आया। मैं नोटिस बोर्ड के सामने खड़ा था। दिल बहुत जोर से धड़क रहा था और जब मैंने ऊपर देखा तो सबसे ऊपर मेरा नाम लिखा था, ईशान। पूरा कॉलेज मुझे बधाई दे रहा था। सब दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे, लेकिन मैंने सिर्फ एक हाथ पकड़ा। वो हाथ इनाया का था। वो सिर्फ दोस्ती का हाथ था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वही हाथ मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म बनने वाला है। इसके बाद हम साथ बैठने लगे, साथ पढ़ने लगे, साथ कैंटीन जाने लगे। इनाया मेरा बहुत ख्याल रखती थी। पूछती थी मैंने खाना खाया या नहीं, दवा ली या नहीं। कभी कभी तो मुझे लगता था कि जितना ख्याल वो मेरा रखती है उतना मेरे माँ बाप भी नहीं रखते। धीरे धीरे मेरा दिल उसकी तरफ झुकने लगा, लेकिन मैंने कभी कहा नहीं, क्योंकि मैं डरता था कि कहीं सब कुछ टूट न जाए। एक दिन वो मुझे अपनी स्पोर्ट्स कार में कॉलेज ले गई। वो मेरी जिंदगी का पहला ऐसा दिन था जब मैं इतनी महंगी गाड़ी में बैठा था। रास्ते भर वो मुझसे मेरे सपनों के बारे में पूछती रही। मैंने कहा कि मैं बस अपने माँ बाप को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूं। वो मुस्कुरा दी और उसकी वो मुस्कान मेरे दिल के बहुत अंदर तक उतर गई। उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे उससे प्यार हो चुका है। एक रात हम मरीन ड्राइव पर बैठे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, समुद्र की आवाज थी और तभी उसने हल्के से मेरा हाथ पकड़ लिया।
मेरी सांसें रुक गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने उससे पूछ लिया कि क्या वो शादी करेगी। उसने कहा कि उसे मेरे जैसा लड़का चाहिए। बस यही सुनना था मुझे। मैंने उसी पल अपने पूरे भविष्य की तस्वीर उसके साथ देख ली। मैंने अपनी माँ को कॉल किया, सब कुछ बता दिया। माँ बहुत खुश थी। उसे लगा उसका बेटा अब सेटल हो गया है। मैं उस रात सो नहीं पाया। मैं खुश था, बहुत ज्यादा खुश। मुझे लगा कि जिंदगी ने आखिरकार मुझ पर भी रहम कर दिया है। मुझे नहीं पता था कि मोहब्बत में सबसे खतरनाक चीज गलत उम्मीद होती है। फाइनल सेमेस्टर शुरू हुआ। मैं हमेशा की तरह पढ़ाई में लगा था, लेकिन एक दिन जब मैं क्लास में पहुंचा तो मैंने देखा कि इनाया किसी और लड़के के साथ बैठी थी। मेरा दिल बैठ गया, चेहरे से रंग उतर गया। मैं समझ नहीं पाया कि अचानक ऐसा क्या बदल गया। मुझे नहीं पता था कि ये मेरी जिंदगी के सबसे डरावने दौर की शुरुआत थी। उस दिन मैं क्लासरूम में अपनी सीट पर आकर बैठ तो गया था, लेकिन सच कहूं तो मेरा दिमाग वहां मौजूद ही नहीं था। मेरी नज़र बार बार बिना चाहे भी इनाया की तरफ चली जाती थी, क्योंकि वो सामने बैठी तो थी, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे बहुत दूर है। उसके बगल में एक और लड़का बैठा था, जिसे मैंने पहले कभी ठीक से देखा तक नहीं था। मैं खुद को बार बार समझा रहा था कि शायद वो कोई दोस्त होगा या कोई ऐसा इंसान जिसे मैं बेवजह गलत समझ रहा हूं, लेकिन मेरा दिल लगातार मुझे चेतावनी दे रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। उस दिन पहली बार मुझे अपने दिल की धड़कनों से डर लगने लगा। जैसे ही एग्जाम का पेपर मेरे सामने आया, मेरे हाथ में कलम तो थी, लेकिन उंगलियों में जान नहीं थी। हर 5 मिनट में मैं बिना सोचे समझे पीछे मुड़कर देखता, उम्मीद करता कि शायद इनाया मेरी तरफ देखे, शायद एक बार मुस्कुरा दे या बस इतना ही कह दे, ऑल द बेस्ट। लेकिन वो बिल्कुल शांत थी, इतनी शांत जैसे मैं वहां मौजूद ही नहीं हूं। उस एक पल में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे 1.5 साल की दोस्ती कभी थी ही नहीं। मेरे दिमाग में सवालों की लाइन लग चुकी थी, लेकिन जवाब कहीं नहीं थे। एग्जाम खत्म होते ही वो लड़का उठा और इनाया भी उसके साथ खड़ी हो गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना पीछे मुड़े तेज कदमों से क्लासरूम से बाहर निकल गए। मैं अपना बैग तक ठीक से बंद नहीं कर पाया, बस ऐसे ही उठा और उनके पीछे भाग पड़ा। कॉलेज के गेट के पास मैंने देखा कि वो दोनों उसी महंगी कार में बैठे और एक पल में मेरी आंखों से ओझल हो गए। मैं वहीं खड़ा रह गया। चारों तरफ लोग थे, शोर था, आवाजें थीं, लेकिन मेरे कानों तक कुछ भी नहीं पहुंच रहा था। उस पल दुनिया मेरे लिए रुक चुकी थी। हॉस्टल पहुंचते ही मैंने सबसे पहले उसका नंबर डायल किया। फोन की स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द था, बिजी। मैंने फिर कॉल किया, फिर से वही शब्द। मैंने व्हाट्सएप खोला और उसे मैसेज भेजा, एक टिक, फिर दूसरा मैसेज, फिर तीसरा। रात धीरे धीरे गहरी होती चली गई और मैं बस कॉल और मैसेज के बीच खुद को खोता चला गया। मैंने उस रात ना पढ़ाई की, ना खाना खाया और ना ही आंख बंद कर पाया। मेरे अंदर कुछ लगातार टूट रहा था। अगली सुबह जब मैं कॉलेज पहुंचा तो मेरी हालत देखकर रोशन भी घबरा गया। उसने मेरा फोन हाथ में लिया और बस एक लाइन बोली, ईशान, उसने तुझे ब्लॉक कर दिया है। उस एक लाइन ने मेरे पूरे शरीर को सुन्न कर दिया। ब्लॉक, इतना छोटा सा शब्द, लेकिन उस दिन इस शब्द ने मेरी पूरी दुनिया मेरे सामने से छीन ली। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं गुस्सा हूं, रोऊं या बस खामोश रहूं। मैं क्लासरूम के अंदर गया और सीधा उसकी बेंच के पास खड़ा हो गया, पूरे क्लास के सामने। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन अब चुप रहना मुमकिन नहीं था। मैंने उससे पूछा कि उसने मुझे ऐसे अचानक ब्लॉक क्यों कर दिया। मैंने उससे पूछा कि हमारी इतनी पुरानी दोस्ती की उसके लिए कोई कीमत थी या नहीं। मैंने पूछा कि ये लड़का कौन है जो अचानक उसकी जिंदगी में मेरी जगह बैठा है। पूरे क्लास में सन्नाटा था और हर नजर मुझ पर टिकी हुई थी। इनाया ने बहुत ठंडे लहजे में कहा, ये मेरा दोस्त नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। उसने उसका नाम लिया वेदांत और फिर बोली, 2 साल से। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। मेरा सर घूमने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने कांपती आवाज में पूछा कि फिर वो सारी बातें क्या थीं, और उसने बस इतना कहा, उन्हें झूठ ही समझ लो। मैं वहीं सबके सामने घुटनों के बल बैठ गया। मेरे आंसू मेरी मर्जी के बिना जमीन पर गिरने लगे। मैंने चिल्लाकर कहा कि मैं उससे प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। और तभी
उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी मुझे किसी सजा से कम नहीं लग रही थी। उसने कहा कि मैं और वो एक ही लेवल के नहीं हैं। उसने मेरी हैसियत, मेरा गांव, मेरा सपना, सब कुछ कुचल दिया। उस दिन मेरी मोहब्बत सबके सामने तमाशा बन गई। मेरे दोस्त मुझे जबरदस्ती उठाकर मेरी सीट तक ले गए। किसी ने कहा कि पेपर दे ले, बाद में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे सामने सिर्फ एक खाली कागज था। मैंने उस पेपर पर ना अपना नाम लिखा, ना रोल नंबर। मैं उठा, पेपर टीचर को दिया और बिना पीछे देखे कॉलेज से बाहर निकल गया। उस दिन मैं सिर्फ एग्जाम से नहीं, अपनी जिंदगी से भी बाहर निकल गया था। कॉलेज के गेट से निकलते वक्त मेरी नजर रिजल्ट बोर्ड पर पड़ी। पहले 3 सेमेस्टर, तीनों में सबसे ऊपर मेरा नाम लिखा था और ठीक उसके नीचे इनाया का नाम। उस पल मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं सिर्फ एक सीढ़ी था, एक ऐसा जरिया जिसका इस्तेमाल करके किसी और को ऊपर पहुंचना था। और उसी एहसास के साथ मैं वहां से चला गया, बिल्कुल खाली, बिल्कुल टूट चुका। उस दिन कॉलेज से निकलने के बाद मैं सीधे हॉस्टल नहीं गया। मेरे पैर अपने आप मुझे भीड़ से दूर ले जा रहे थे। फोन मेरी जेब में था, लेकिन मुझे उसे देखने की हिम्मत नहीं थी। मुझे किसी से बात नहीं करनी थी, न रोशन से, न मां से, न किसी और से। मुझे लग रहा था कि अगर मैं बोल पड़ा तो शायद खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। मैं बस चलता रहा, बिना ये सोचे कि जाना कहां है। उस दिन मैं पहली बार खुद से भाग रहा था। रात कब हुई मुझे पता ही नहीं चला। मैं एक सुनसान बस स्टॉप पर बैठा था, जहां ना कोई पहचानने वाला था और ना ही कोई सवाल पूछने वाला। मेरे दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, तू इस लायक नहीं था। इनाया के शब्द बार बार मेरे कानों में बज रहे थे। हर शब्द मेरे अंदर एक नई दरार पैदा कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा वजूद धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उस रात मैंने खुद से एक फैसला किया। मैं वापस हॉस्टल गया, चुपचाप, बिना किसी से मिले। मैंने अपने कपड़े जैसे तैसे बैग में डाले। कोई प्लान नहीं था, कोई मंजिल नहीं थी, बस एक ही बात थी दिमाग में, मुझे यहां से जाना है। मैंने अपना फोन बिस्तर पर ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर फोन साथ रखा तो कोई न कोई मुझे रोकने की कोशिश करेगा। और उस वक्त मुझे रोका जाना सबसे ज्यादा डरावना लग रहा था। अगले कुछ महीने मेरे लिए किसी धुंधले सपने जैसे थे। मैं कहाँ था, कैसे था, क्या कर रहा था, ये सब बातें अब भी साफ याद नहीं हैं। कभी किसी सस्ते लॉज में, कभी किसी स्टेशन पर, कभी किसी ऐसे कमरे में जहां दीवारें भी मुझसे बात करती लगती थीं। मैं काम करता था, लेकिन मन कहीं और था। रात को नींद नहीं आती थी, और जब आती थी तो डरावने सपनों के साथ। हर रात मुझे वही सपना आता था। मैं क्लासरूम में खड़ा हूं, सब लोग हंस रहे हैं, इनाया सामने खड़ी है और बार बार पूछ रही है, लेवल मैच कर पाया? मैं पसीने में भीग कर उठ जाता था, दिल जोर से धड़कता था, सांस रुकने लगती थी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे कमरे में खड़ा है। मैं आंख खोलता था, लेकिन वहां कोई नहीं होता, या शायद मैं देख नहीं पा रहा होता। धीरे धीरे मुझे चीजें दिखने लगीं, ऐसी चीजें जो शायद दिखनी नहीं चाहिए थीं। कभी शीशे में मुझे अपना चेहरा अपना नहीं लगता था, कभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आती थी। मैं पलटकर देखता तो कोई नहीं होता, लेकिन एहसास रहता था कि मैं अकेला नहीं हूं। मुझे लगने लगा था कि मेरे अंदर कुछ बदल रहा है, कुछ ऐसा जो वापस पहले जैसा नहीं होगा। 8 महीने बीत चुके थे, दुनिया आगे बढ़ चुकी थी और मैं कहीं पीछे छूट गया था। उसी दौरान मैंने फैसला किया कि अब और भागना बेकार है। मुझे वापस जाना होगा, उसी शहर में जहां से सब शुरू हुआ था, मुंबई। लेकिन इस बार मैं वही ईशान नहीं था जो वहां से गया था। मेरी आंखों में अब सिर्फ दर्द नहीं था, एक अजीब सी ठंडक थी और एक सवाल, क्या कुछ जख्म कभी भरते हैं? जब मैं वापस मुंबई पहुंचा तो शहर वैसा ही था,
भीड़, शोर, भागती जिंदगी। लेकिन मैं बदल चुका था। मैंने कॉलेज नहीं गया, हॉस्टल नहीं गया। मैंने दूर से सब कुछ देखा, रोशन को, इनाया को, उनकी जिंदगी को। मुझे पता चला कि इनाया अब एक बड़ी एमएनसी में काम कर रही है, अंधेरी में, सक्सेसफुल, खुश, कम से कम दिखने में। एक दिन मैंने रोशन को देखा। वो मुझे देखकर एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में हैरानी थी और डर भी। हमने ज्यादा बात नहीं की, बस इतना कहा कि जिंदगी कभी सीधी नहीं चलती। उसने मुझसे पूछा कि मैं ठीक हूं या नहीं। मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि सच बताने की अब आदत नहीं रही थी। मैंने उससे बस इतना कहा, कुछ लोग दिल से निकल जाते हैं, लेकिन दिमाग से नहीं। उस रात मैं अकेला बैठा था, खिड़की के पास, शहर की लाइट्स देख रहा था, और पहली बार मुझे इनाया की आवाज साफ सुनाई दी। वो मुझे पुकार रही थी, मेरे नाम से। मैंने आंखें बंद की, आवाज और साफ हो गई। मैंने आंखें खोली, कमरे में कोई नहीं था। लेकिन उस पल मुझे समझ आ गया कि मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली डर अब शुरू होने वाला है। उस रात जब मैंने इनाया की आवाज सुनी, तो वो कोई साधारण याद या कल्पना नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई सच में मेरे बहुत पास खड़ा होकर बहुत धीरे धीरे मेरे कानों में मेरा नाम फुसफुसा रहा हो। और उस आवाज में वही पुरानी ठंडक थी जो कभी कॉलेज के कॉरिडोर में मुझे सुकून देती थी। लेकिन अब वही आवाज मेरे दिल की धड़कनों को बेकाबू कर रही थी। और मैं खिड़की के पास बैठा शहर की रोशनियों को देखते हुए पहली बार ये सोच रहा था कि शायद कुछ रिश्ते मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि ये सब सिर्फ मेरे दिमाग का खेल है, कि 8 महीने की अकेलापन, नींद की कमी और अंदर दबा हुआ गुस्सा मिलकर मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने लाइट बंद की और बिस्तर पर लेटा, तो मुझे साफ महसूस हुआ कि कमरे की हवा अचानक भारी हो गई है, जैसे कोई अनदेखी चीज मेरे चारों तरफ घूम रही हो, मेरी सांसों को गिन रही हो और मुझे ये एहसास दिला रही हो कि मैं अब पूरी तरह अकेला नहीं हूं। उसके बाद से हर रात कुछ न कुछ अजीब होने लगा। कभी मोबाइल अपने आप ऑन हो जाता, कभी बिना किसी नोटिफिकेशन के स्क्रीन पर इनाया का नाम चमक जाता, और कभी कभी आईने में देखकर मुझे ऐसा लगता कि मेरा प्रतिबिंब मुझसे 1 सेकंड देर से हिल रहा है, जैसे वो मैं नहीं बल्कि कोई और हो जो मेरे शरीर का इस्तेमाल बस एक जरिया समझ रहा हो। एक रात हिम्मत करके मैंने उस आवाज से सवाल किया, धीरे से, लगभग कांपती हुई आवाज में, कि अगर तू सच में है तो सामने आ जा। और उसी पल मेरे कमरे की ट्यूबलाइट तेज आवाज के साथ बुझ गई और अंधेरे में मुझे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वही हंसी जो कभी क्लासरूम में मेरे टूटने की वजह बनी थी। और उस पल मुझे समझ आ गया कि ये सिर्फ डर नहीं है, ये बदला भी हो सकता है। अगले दिन मैंने इनाया के ऑफिस के बाहर खुद को खड़ा पाया, बिना किसी प्लान के, बिना किसी इरादे के, बस ये देखने के लिए कि वो सच में खुश है या नहीं। और जब मैंने उसे हंसते हुए अपने साथियों के बीच देखा, तो मेरे अंदर कुछ अजीब सा हिल गया, जैसे कोई आवाज मेरे दिमाग में कह रही हो कि जो दर्द उसने तुझे दिया था, वही दर्द अब उसे महसूस होना चाहिए। मैंने उसका पीछा नहीं किया, मैंने उससे बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उस रात फिर वही आवाज आई, इस बार और ज्यादा साफ। और इस बार उसने मेरा नाम नहीं लिया, उसने बस इतना कहा, ईशान, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगी? और उस वाक्य के साथ मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। मैं डर से जड़ हो चुका था, मेरे पैर हिल नहीं पा रहे थे, मेरी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। और उसी अंधेरे में
मुझे एक साया दिखाई दिया जो बिल्कुल इनाया की तरह चल रहा था, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था, आंखें काली थीं और मुस्कान इंसानी नहीं लग रही थी। और तब मुझे पहली बार साफ साफ समझ आया कि जो लौट कर आया है वो इनाया नहीं है। उस साये ने मुझसे कोई हाथ नहीं लगाया, लेकिन उसकी मौजूदगी मेरे सीने पर हजारों किलो का बोझ डाल रही थी और मेरे कानों में एक ही बात घूम रही थी, कुछ प्यार कब्र तक साथ जाते हैं। और उसी पल मुझे अपनी गलती समझ आई कि मैं भागकर इस कहानी से बच नहीं सकता था। उसके बाद से मेरी जिंदगी दिन में सामान्य और रात में नरक जैसी हो गई। दिन में मैं चलता फिरता, काम करता, लोगों से बात करता, और रात में वही साया मेरे पास बैठकर मेरी यादों को एक एक करके फिर से जिंदा कर देता, और हर बार मेरे टूटने की आवाज और ज्यादा साफ होती जाती। अब मुझे डर नहीं लगता था, क्योंकि डर कब का खत्म हो चुका था। अब सिर्फ एक सवाल बचा था कि ये सब किस अंत की तरफ बढ़ रहा है, और क्या इस कहानी का अंत किसी एक की मौत से होगा, या फिर हम दोनों कभी इस अंधेरे से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। उस रात जब साया मेरे कमरे में बैठा था, मैंने पहली बार अपनी आंखें बंद करके उससे भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैंने खुद को मजबूर किया कि मैं डर को महसूस करूं, क्योंकि अब मुझे समझ आने लगा था कि ये डर किसी बाहर की चीज से नहीं, बल्कि मेरे ही अतीत से पैदा हुआ है। और जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मेरे सामने इनाया की हंसती हुई तस्वीर नहीं, बल्कि उसका वो चेहरा आया जो मैंने कभी देखा ही नहीं था, डरा हुआ, थका हुआ और किसी गहरे दर्द से टूटा हुआ। मुझे अचानक वो सारी बातें याद आने लगीं जो कभी उसने आधी अधूरी कही थी। उसकी रातों की चुप्पी, उसके अचानक बदलते मूड, और वो पल जब वो बिना वजह काफी देर तक खिड़की से बाहर देखती रहती थी। और तब मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं सिर्फ धोखे का शिकार नहीं था, बल्कि एक ऐसे इंसान को प्यार कर बैठा था जो खुद अंदर से बहुत पहले टूट चुका था। मैंने अगले दिन उसके ऑफिस के आसपास पूछताछ शुरू की, बहुत धीरे धीरे, बिना अपना नाम बताए। और तभी मुझे पता चला कि इनाया पिछले 3 हफ्तों से ऑफिस नहीं आई थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि किसी को भी ये ठीक से नहीं पता था कि आखिरी बार उसे जिंदा किसने देखा था। और उस पल मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि साया अब सिर्फ कल्पना नहीं रहा था। मैंने वेदांत के बारे में पता किया, वही लड़का जिसके साथ इनाया ने मुझे तोड़ा था। और तब मुझे मालूम पड़ा कि एक सड़क दुर्घटना में 2 महीने पहले उसकी मौत हो चुकी थी। एक ऐसी मौत जिसके बारे में अखबारों में सिर्फ एक छोटी सी खबर छपी थी। और उसी पल मेरे दिमाग में सारे टुकड़े एक साथ जुड़ने लगे और कहानी अब और भी डरावनी बनती जा रही थी। मुझे उस रात फिर वही आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार उसमें गुस्सा नहीं था, उसमें दर्द था। और उसने मुझसे कहा कि मैं ही आखिरी इंसान हूं जिससे वो बात कर सकती है, क्योंकि बाकी सब या तो मर चुके हैं या उसे छोड़ चुके हैं। और ये सुनकर मेरे अंदर दया और डर एक साथ पैदा हो गए। उसने मुझे बताया कि वेदांत का प्यार सिर्फ दिखावा था, कि वो उसे कंट्रोल करता था, डराता था। और एक रात जब इनाया ने उससे दूर जाने की बात कही, तो वही रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात बन गई। और उस हादसे के बाद इनाया कभी वापस वही इंसान नहीं रही। उसकी मौत कोई सीधी मौत नहीं थी, वो एक एक्सीडेंट नहीं, एक भागने की कोशिश थी, जहां डर, शराब और अंधेरी सड़क तीनों एक साथ मिल गए। और जब उसने ये सब मुझे बताया, तो मुझे समझ आया कि जो साया मेरे साथ था वो बदले के लिए नहीं, बल्कि सुनने के लिए आया था। लेकिन सबसे डरावनी बात उसने आखिर में कही, जब उसने कहा कि उसकी मौत के बाद वो कहीं नहीं जा पाई, क्योंकि उसका दर्द बहुत अधूरा था और उसका गुस्सा अब भी जिंदा था। और धीरे से मेरे कान के पास आकर उसने कहा कि अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो वो किसी और के पास जाएगी, और शायद वो किसी और के लिए इतनी शांत नहीं होगी। उस रात मैं देर तक जागता रहा, अपने कमरे की दीवारों को घोरते हुए। और पहली बार मुझे ये डर लगा
कि मैं सिर्फ किसी कहानी का किरदार नहीं, बल्कि एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं जहां मेरा एक फैसला किसी की आत्मा को शांति दे सकता है या फिर एक और तबाही को जन्म दे सकता है। मैंने आखिरकार उससे वादा किया कि मैं उसकी कहानी अधूरी नहीं छोड़ूंगा, कि मैं सच को दफन नहीं होने दूंगा। और जैसे ही मैंने ये कहा, कमरे की हवा हल्की हो गई, साया थोड़ा पीछे हटा और पहली बार मुझे लगा कि शायद डर का अंत हमेशा चीखों से नहीं, कभी-कभी सच से भी होता है। उस वादे के बाद मेरी जिंदगी का हर दिन पहले से ज्यादा भारी हो गया था, क्योंकि अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा था, बल्कि एक ऐसी आत्मा की उम्मीद बन चुका था जिसे इस दुनिया ने जीते जी भी चैन नहीं लेने दिया था। मैं जब भी सुबह उठता तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही सवाल घूमता कि क्या मैं सच में ये सब झेल पाने के काबिल हूं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कहानी मुझे ही अंदर से खत्म कर देगी। आईने में जब खुद को देखता तो चेहरा वही था, लेकिन आंखों में वो मासूमियत नहीं बची थी जो कभी कॉलेज के दिनों में हुआ करती थी। हर सांस के साथ ऐसा लगता जैसे मैं किसी अनदेखे बोझ को ढो रहा हूं, एक ऐसा बोझ जिसे मैं किसी से बांट भी नहीं सकता। रात होते ही कमरे की खामोशी मुझे डराने लगती, क्योंकि उसी खामोशी में मुझे इनाया की मौजूदगी महसूस होती थी, बिना दिखे, बिना छुए, बस एक अजीब से एहसास के रूप में। कई बार मन करता कि सब छोड़कर भाग जाऊं, लेकिन फिर मुझे याद आता कि मैं पहले ही एक बार भाग चुका हूं और उस भागने ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया है। इस बार अगर पीछे हटा तो शायद मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने खुद को मजबूत करने के लिए इनाया के मौत से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि सच ही वो आखिरी रास्ता है जो उसे शांति दे सकता है। पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाना, पुराने रिकॉर्ड खंगालना, एक्सीडेंट वाली जगह की तस्वीरें देखना, ये सब मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि हर नई जानकारी के साथ उसका दर्द और गहरा होता चला जा रहा था। कई बार रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते मेरे हाथ कांपने लगते, क्योंकि कागजों पर लिखी बातें बहुत ठंडी होती हैं, लेकिन उनके पीछे छुपा सच इंसान को अंदर तक हिला देता है। मुझे समझ आने लगा था कि इनाया सिर्फ किसी हादसे का शिकार नहीं हुई थी, बल्कि वो डर, मजबूरी और अकेलेपन की उस हद तक पहुंच चुकी थी जहां इंसान को जिंदगी और मौत में फर्क करना मुश्किल लगने लगता है। हर नए सबूत के साथ मेरे दिमाग में उसकी तस्वीर और साफ होती जा रही थी। एक ऐसी लड़की की तस्वीर जो बाहर से मजबूत दिखती थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। और यही सोच मुझे रातों में सोने नहीं देती थी, क्योंकि अब ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही थी, ये मेरी भी बन चुकी थी। जैसे जैसे सच सामने आता गया, वैसे वैसे मुझे ये भी एहसास होने लगा कि प्यार कभी-कभी सबसे खतरनाक धोखा बन जाता है, खासकर तब जब सामने वाला इंसान आपके भरोसे को हथियार बना ले। वेदांत का नाम हर जगह एक हादसे की तरह लिखा हुआ था, लेकिन जब मैंने लोगों से बात की तो उन खामोशियों में बहुत कुछ छुपा हुआ था। कोई खुलकर कुछ नहीं बोलता था, लेकिन हर अधूरी बात ये इशारा करती थी कि इनाया की जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी वो दुनिया को दिखाती थी। मुझे कई बार गुस्सा आता था, उस पर भी, खुद पर भी, और उस दुनिया पर भी जिसने सच जानने की कोशिश ही नहीं की। मैंने खुद से सवाल किया कि अगर उस दिन कॉलेज में मैं टूटकर बिखरा नहीं होता, अगर मैं भागा नहीं होता, तो शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन अब अगर और काश का कोई मतलब नहीं था। अब सिर्फ एक ही बात मायने रखती थी, इनाया को वो सुकून दिलाना जो उसे जिंदगी में कभी नहीं मिला। और इसी सोच ने मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी, चाहे रास्ता कितना ही डरावना क्यों ना हो। आखिरकार वो रात आ ही गई जब मुझे लगा कि अब सच को उसी जगह ले जाना होगा जहां से सब खत्म हुआ था। मैं उस सड़क पर पहुंचा जहां इनाया की मौत हुई थी, और वहां की खामोशी किसी कब्रिस्तान से कम नहीं लग रही थी। सड़क वही थी, लाइटें वही थीं, लेकिन हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे वो जगह आज भी उस दर्द को याद रखे हुए हो। मैंने गहरी सांस ली और आंखें बंद की, और उसी पल मुझे उसकी मौजूदगी पहले से कहीं ज्यादा साफ महसूस हुई। वो साया अब डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि थका हुआ लग रहा था, जैसे बहुत लंबे समय से किसी का इंतजार कर रहा हो। मैंने उस जगह खड़े होकर सारी सच्चाई जोर से बोलनी शुरू की, बिना ये सोचे कि कोई सुन रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि जिसे सुनना है वो वहीं मौजूद है। हर शब्द के साथ मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का होता जा रहा था, और मुझे पहली बार लग रहा था कि शायद यही वो पल है जिसके लिए ये सब हुआ।
जब मैंने इनाया का नाम आखिरी बार लिया तो उस साय में एक अजीब सा बदलाव आया, जैसे कोई बहुत पुराना दर्द आखिरकार बाहर निकलने वाला हो। हवा अचानक ठंडी हो गई और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे चारों तरफ से जकड़न हटा दी हो। उस पल उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी ही सब कुछ कह रही थी। मुझे एहसास हुआ कि बदला कभी उसकी चाह नहीं थी, उसे बस ये जानना था कि उसकी कहानी यूं ही दबा दी नहीं गई। मैंने उसे बताया कि अब सच सामने आ चुका है, कि अब वो सिर्फ एक एक्सीडेंट की खबर नहीं रहेगी, बल्कि एक इंसान की अधूरी कहानी के रूप में याद की जाएगी। मेरे शब्द खत्म होते ही वो साया धीरे धीरे हल्का होने लगा, जैसे धुआं हवा में घुल रहा हो। उस पल मेरी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे, डर के नहीं बल्कि एक अजीब से सुकून के। शायद पहली बार मैंने किसी डरावनी चीज को जाते हुए देखा था। उसके जाने के साथ ही मुझे अपने अंदर एक अजीब सी खालीपन महसूस हुई, जैसे कोई बहुत भारी चीज उतर गई हो, लेकिन उसके निशान अब भी मौजूद हों। मैं वहीं सड़क के किनारे खड़ा रहा काफी देर तक, बिना हिले बिना कुछ बोले, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस एहसास को किस नाम से बुलाऊं। डर खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी जगह एक गहरी उदासी ने ले ली थी, जो शायद हमेशा मेरे साथ रहने वाली थी। मुझे समझ आ गया कि कुछ मुलाकातें आपको मजबूत नहीं बनाती, बल्कि आपको हमेशा के लिए बदल देती हैं। मैं वापस लौटा, लेकिन वो ईशान नहीं था जो कभी कॉलेज के गेट से टूटा हुआ बाहर निकला था। अब मेरे अंदर चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल चुका था, और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी कीमत थी। मैंने सीखा कि हर आत्मा भटकती नहीं, कुछ बस सुनी जाना चाहती हैं, और अगर कोई उन्हें सुन ले तो शायद वो शांति पा सकती हैं। उस रात के बाद मेरी नींद धीरे धीरे वापस आने लगी, लेकिन सपने अब भी बदल चुके थे। अब मुझे डराकर जगाने वाले दृश्य नहीं आते थे, बल्कि वो खामोश पल आते थे जहां मैं बस खड़ा होकर किसी को जाते हुए देखता था। कभी कभी मुझे लगता कि इनाया अब भी आसपास है, लेकिन अब उसकी मौजूदगी डरावनी नहीं बल्कि शांत लगती थी, जैसे वो ये यकीन करने आई हो कि मैं सच में अपना वादा निभा रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश शुरू की, लेकिन ये आसान नहीं था, क्योंकि कुछ अनुभव इंसान को अंदर से इतना गहरा बदल देते हैं कि वो सामान्य होना भूल जाता है। फिर भी मैंने खुद से ये वादा किया कि मैं इस कहानी को अपने अंदर दबाकर नहीं रखूंगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो शायद उसका दर्द फिर से कहीं भटकने लगे, और मैं ये दोबारा नहीं होने देना चाहता था। आज भी जब मैं किसी सुनसान सड़क से गुजरता हूं या रात में अचानक हवा तेज हो जाती है, तो मेरा दिल एक पल के लिए रुक जाता है। लेकिन अब उस रुकने में डर नहीं, एक याद होती है। मुझे लगता है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते ही इसलिए हैं ताकि हमें वो सच दिखा सकें जिससे हम हमेशा भागते रहते हैं। इनाया भी शायद मेरी जिंदगी में इसी वजह से आई थी। मैंने सीखा कि हर कहानी का अंत खुशी से नहीं होता, लेकिन हर अंत कुछ सिखाकर जरूर जाता है। अब मैं लोगों को जल्दी जज नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि हर मुस्कान के पीछे एक कहानी छुपी हो सकती है, और यही सोच मुझे पहले से ज्यादा इंसान बनाती है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ये सब सच था या सिर्फ मेरे दिमाग का वहम, तो मैं कोई सीधा जवाब नहीं देता। शायद सच और वहम के बीच की रेखा उतनी साफ नहीं होती जितनी हम समझते हैं। मेरे लिए इतना जानना काफी है कि उस अनुभव ने मुझे बदल दिया, और अगर कोई चीज आपको बदल दे तो वो पूरी तरह झूठी नहीं हो सकती। मैंने अब ये मान लिया है कि कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, और कुछ रहस्य वैसे ही अच्छे लगते हैं। इनाया की कहानी भी अब मेरे लिए एक रहस्य नहीं बल्कि एक सीख बन चुकी है। अगर आप ये कहानी यहां तक सुन या पढ़ पाए हैं, तो शायद आप भी ये समझ गए होंगे कि हर डर भूत प्रीत से जुड़ा नहीं होता। कुछ डर रिश्तों से पैदा होते हैं, कुछ अधूरे सच से, और कुछ हमारे अपने फैसलों से। मेरा नाम ईशान है, और ये मेरी जिंदगी की वो कहानी है जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। अगर कभी किसी खामोश रात में आपको लगे कि कोई कहानी आपको पुकार रही है, तो हो सकता है वो सिर्फ एक कहानी ना हो, बल्कि किसी की अधूरी आवाज हो जो बस सुनी जाना चाहती हो। और अगर आप उसे सुन लें, तो शायद आप भी किसी को शांति दे सकें, या खुद को।